देखिए, 4 नाम जो ऐलान किए गए हैं उसमें खास बात है अरविंद शर्मा का नाम, क्योंकि 3 नाम जो हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मण आचार्य जो काशी से आते हैं और जो एससी हैं। तो इस तरह से 3 नाम, वो पहले भी एमएलसी थे ये तीनों, और इन तीनों का नाम लगभग तय थे। लेकिन चौथा नाम जो है अरविंद शर्मा का नाम, जो कयास लग रहा था कि उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और विधान परिषद की सदस्यता ले सकते हैं, तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि हाँ, वो भी विधान परिषद सदस्य जो चुने जाएंगे इसी बार, उसमें उनका भी नाम होगा। वो कल ही ज्वाइन किए हैं, बीजेपी मुख्यालय पे उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। और इस तरह से देखा जाए तो अरविंद शर्मा के बारे में जो कयास लग रहा था वो कयास अब बिल्कुल सही साबित होने जा रहा है। कहा जा रहा था कि 3 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें एक ये हो सकते हैं। दूसरा कयास ये लग रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम का पद रिप्लेस हो सकता है, सिंगल वो रखे जा सकते हैं। और इस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि 2022 में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो उनका जिस तरह से एंट्री हुई है उनकी, ये कह सकते हैं कि जो कयास लग रहे थे अरविंद शर्मा को लेकर के, उस पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। 4 नाम जो आज तय हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम अरविंद शर्मा का है, क्योंकि 3 नाम जो पहले तीनों एमएलसी थे और इनका नाम लगभग तय था। चौथा नाम जो है अरविंद शर्मा का वो है। दूसरी बात कि जो 12 फॉर्म खरीदे गए थे, 4 नाम घोषित हुए, क्या आप देखना होगा कि बीजेपी 8 फॉर्म और 8 नाम और घोषित करेगी। उन नामों पर सहमति नहीं बन पाई, या इस चीज पर सहमति नहीं बन पाई कि 8 प्रत्याशी तय होंगे या 7 होंगे या 6 होंगे। अब ये देखना होगा। तो इस तरह से ये इतना कंफर्म हो गया कि ये 4 नाम कंफर्म थे, इसलिए बीजेपी ने इसको पहले घोषित कर दिया। और जो शेष नाम है, कितने प्रत्याशियों की अब घोषणा होगी, ये देखने वाला होगा कि बीजेपी क्या चुनावी मैदान में उतरना चाहती है या फिर 10 प्रत्याशी ही उतार करके बिना चुनाव हुए वो चाहेगी कि हम विधान परिषद में चले जाएं। तो अब देखना होगा ये कि बाकी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कब तक होती है और कितने नामों की घोषणा होती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये कितने नामों की घोषणा होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल विधान परिषद के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार कल दिखाई रहे थे कि कल ताजपोशी जो हो रही थी, जिस तरीके से वो अरविंद जी शामिल हुए थे, तभी ये कहा जा रहा था कि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो उनको भी कह सकते हैं कि बीजेपी में आने का एक बड़ा इनाम मिला, जिस पर हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। रंजना। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से उनकी एंट्री हुई कल, और उन्होंने खुद कहा इस बात को कि परसों रात में हमें कहा गया कि जाकर के बीजेपी ज्वाइन करिए, और मैं आज बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आया। और जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, यानी कि प्रधानमंत्री ने उनकी जिम्मेदारी तय कर दी होगी कि उत्तर प्रदेश जाकर उनको क्या करना है। और इस तरह से अरविंद शर्मा की जिस तरह से एंट्री की गई, और जिस तरह से 2 विजुअल हम अगर देखेंगे दीपिका, तो जब वो आए थे और जब वो बीजेपी ऑफिस से जा रहे थे, दोनों विजुअल साफ करते हैं कि किस तरह से बीजेपी के मंच जब वो शेयर करने के बाद उनके किस तरह से जो उनके रंगत बदले, हम कह सकते हैं, किस तरह से उनके हाव भाव में बदलाव आया। और जब वो आए थे जब ज्वाइन करने, तब का दोनों विजुअल अगर हम स्क्रीन पे दिखाएं तो उससे साफ पता चलता है कि वो उनको किस तरह की अहमियत दी जाएगी पार्टी में और किस तरह की अहमियत मिलेगी सरकार में। तो इस तरह से कहा जाए तो उनकी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दी होगी, क्योंकि उन्होंने खुद मंच से कहा ज्वाइन करते समय कि वो उनको कहा गया प्रधानमंत्री मोदी ही ये कर सकते हैं कि जो मेरे जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति को इस फील्ड में लाने की और इतना बड़ा काम वही कर सकते हैं, बीजेपी ही कर सकती है। पार्टी की भी तारीफ की उन्होंने। तो इस तरह से देखा जाए तो उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने तय कर दी होगी। पहले से ही तय था रंजना, हमें मान लेते हैं। चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर एसपी के प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है, एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन कर दिया गया है एसपी के प्रत्याशियों ने। बात करी जाए राजेंद्र चौधरी की, और अहमद हसन ने भी नामांकन दाखिल किया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बीच मौजूद रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव के लिए राजेंद्र चौधरी, अहमद हसन ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एसपी अध्यक्ष खुद अखिलेश वकील के बाद वकील से पूरी जांच कराई है, जिसको अनुभव है उससे भी जांच कराई है। इस बार मुझे लगता है सरकार ऐसा काम नहीं करेगी। सर, आप लोगों ने स्नातक और जो है शिक्षक चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया था, तो आप लोग 2022 का चुनाव बहुत अलग होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर गरीब किसान, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, युवा, नौजवान और महिलाएं, माताएं सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे मौका मिले और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं। इनके कार्यकाल में किसानों से लेकर के हर वर्ग के लोग दुखी हैं। और याद रखिए, मैंने कई मौक़ों पर कहा, जो सरकार जनता को दुखी करती है
समय आने पर जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकती है। किसान के लिए काले कानून लाना, ऐसे कानून जिससे कि कुछ लोगों को तो लाभ पहुंचेगा लेकिन जो आम किसान है उसको लाभ नहीं मिलेगा। बाजार का कंट्रोल कुछ लोगों के पास चला जाएगा। किसान की पैदावार और पैदावार के बाद जो और प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका भी कंट्रोल दूसरे लोगों पे चला जाएगा। आखिरकार ये कहाँ का फैसला है भारतीय जनता पार्टी का कि किसान को ख़त्म कर दें और कुछ लोगों को लाभ पहुँचा दें। लगातार सरकार ने ये कहा कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम नए कारखाने लगाएंगे, नए उद्योग लगाएंगे। नौजवानों की स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, न नौजवानों के पास रोजगार है और न सरकार नौकरी दे पा रही है। कोविड का मिसमैनेजमेंट किसने नहीं देखा? अस्पतालों में दवाई नहीं मिली, अस्पतालों में जो सुविधाएं होनी चाहिए थे वो नहीं कर पाए इंतजाम। तो कोविड का मिसमैनेजमेंट देख चुका है प्रदेश। एक साल कितने तकलीफ और परेशानी में लोग रहे हैं, सरकार ने कोई मदद नहीं की। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, बताओ किस उद्योगपति को लाभ मिल गया? चीज़ें थी वो बेच दी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो क्या उनकी देन है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो समाजवादी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था आज उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। यही समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो सबसे बड़ा काम है सरकार का, पहले का दिवाली पे शुरू कर देंगे, फिर का 26 जनवरी को शुरू कर देंगे। अब समाजवादियों ने ये मान लिया हो, जनता ने मान लिया है कि जब समाजवादी सरकार आएगी तभी हवाई जहाज उतरेंगे एयरफोर्स के, तब उद्घाटन हो पाएगा इस सड़क का। उत्तर प्रदेश सियासत में सर एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को इंट्रोड्यूस किया गया, अभी इनको टिकट भी दे दिया गया। सरकार में भ्रष्ट टाइप का चल रहा है, उनको इंट्रोड्यूस करके ऊपर से केंद्र सरकार कंट्रोल करने को नहीं, मुझे कोई जानकारी दे रहा था, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, कि जब एक अधिकारी को आपने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाना चाहिए था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एक सदस्य और बढ़ा देना चाहिए था। और फिर सरकार क्या अपने दिखाएगी? सरकार का काम क्या है? लोगों को अपमानित करना, लोगों पे झूठे मुकदमे लगा देना। कितने पॉलिटिकल लोगों पे झूठे मुकदमे लगे? क्या आदरणीय आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे नहीं लगे? आजम खान साहब जेल से न निकल जाएं, इसलिए लगातार सरकार ये कर रही है। और केवल वही नहीं, और भी पॉलिटिकल लोग हैं जिन पर लगातार ये सरकार लगा रही है मुकदमे। आप बताइए, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आप खुद सोचना, आप मेरी बात सुनने के बाद सोचें कि अगर एक बदायूं में जो घटना हुई, एक 50 साल की महिला के साथ जो घटना हुई, उसकी बेटी ने जब वो गद्दा दिखाएगा खून ही खून था। आप सोचना कि बुलडोजर कहाँ चलना चाहिए, किन लोगों के ऊपर गोली चलनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी, कानून व्यवस्था है। आपने कितने फेक एनकाउंटर किए? आप फेक एनकाउंटर करने वाले लोग हैं। आपको सबसे ज़्यादा नेशनल बड़ी खबर आपको बता दें, वीएचपी दल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति ने 5,100,000 रुपए की राशि को दान दिया है। हर घर से लिया जाएगा कूपन के जरिए सहयोग, जिसमें आपको बता दें कि 10, 50, 100 और 1,000 रुपए का कूपन होगा। पहले 1100 लोगों ने से संपर्क की कोशिश हो रही है और इसी के चलते आपको बता दें कि पूरा जो अभियान है वो 28 फरवरी तक चलेगा। तो जिस तरीके से आज कहा जा रहा था कि राम मंदिर जो निधि समर्पण अभियान है उसकी शुरुआत की जानी है, हर घर से इस बीच कूपन के जरिए सहयोग लिया जाना है। पहले 1100 लोगों से इस बीच संपर्क किया जाएगा। यदि आज की बात करें तो वीएचपी दल जो है, विश्व हिंदू परिषद का जो दल है, उसने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इधर राष्ट्रपति ने भी 5,100,000 रुपए की राशि को दान दिया है। तो अब 28 फरवरी तक हर घर से कूपन के जरिए लोगों से सहयोग की अपील हो रही है, जिसमें 10, 50, 100 और 1,000 रुपए का एक कूपन होगा। पहले 1100 लोगों से इस बाबत संपर्क किया जा रहा है। ये पूरा अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। लोग आज राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए गए। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए और माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रदान की और हम लोगों के इस कार्य की सराहना भी की। उसके साथ ये कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए यह कार्य आरंभ हो रहा है।
इसलिए हमें बहुत आनंद है। उन्होंने भी अपनी प्रथम आहुति के रूप में इस कार्य में 5 लाख और 100 रुपयों की धनराशि का प्रदान किया है और इसके लिए बड़ी शुभकामनाएं प्रदान भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह जो मैं दान राशि प्रदान कर रहा हूँ ये व्यक्तिगत रूप में कर रहा हूँ और इसको आप निश्चित रूप से इस सुंदर मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग करेंगे। इसका मुझे आनंद है, आह्लाद है। मेरा पूरा परिवार इससे अभिभूत है कि इस बड़े कार्य में हम लोग जुड़ पा रहे हैं। 100 रुपया दिया उन्होंने। हाँ जी। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व कुलपति और महानगर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, चिकित्सालय के अपर निदेशक डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी, ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल जी, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीएन सिन्हा जी, रोटरी क्लब गोरखपुर के अध्यक्ष श्री अरविंद विक्रम चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष श्री करुणेश कुमार श्रीवास्तव जी, पूर्व मंडलाध्यक्ष श्री अनूप अग्रवाल जी, मैं कृष्णनाथ पांडे जी, श्रीमान महावीर कम्बोई जी, सचिव मनीष जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गुरु से गोरखनाथ चिकित्सालय और रोटरी क्लब से जुड़ी हुई सभी महानुभाव, एक अच्छे